गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें से आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने ले ली थी, ठीक है, जिसमें हमने उसका बेसिक जो डेफिनेशंस बनती है उसके बारे में डिस्कस किया था एंड जो उसके 4 प्रॉपर्टीज़ थी उसको डिस्कस किया था ना। उसी के साथ में उसके एग्जाम्पल्स एंड साथ में जो एक ग्राफ बनाया था वो, ये सारी चीज़ें मिला करके आपको आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन में समझानी थी। ठीक, अब हम बात कर रहे थे अनादर्श विलयन में, उसमें भी आपको चारों केस बता दिए थे। फिर आपको बताए थे भाई जो आइडियल में पढ़ा था उसमें सब में मना कर दिए हमने। भाई बेसिकली हम राउल्ट नियम के हिसाब से बात कर रहे थे। राउल्ट नियम का जो पालन करेगा वो आइडियल और जो नहीं करेगा वो ठीक है नॉन आइडियल, मतलब अनादर्श विलयन, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक, अब उसमें हमने ये बात करी थी बेटा कि अनादर्श विलयन को आगे 2 भागों में बांटा जाता है। अनादर्श विलयन को आगे 2 भागों में बांटा जाता है ना। कौन कौन से वाले? एक तो होता है बेटा धनात्मक विचलन वाला, एक विलयन तो होता है धनात्मक विचलन वाला और दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक विचलन वाला। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले 2 सॉल्यूशन होते हैं, ये दोनों के दोनों अनादर्श विलयन है। सही है। अब इसमें आपको देखो सुनना ध्यान से, पहली बात ये तो क्लियर है कि ये दोनों के दोनों ही राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। भाई उसके बराबर नहीं होते, या तो कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे। तो पहला केस सुनना बेटा, जब हमने वहाँ पढ़ा था ना पी, भाई नॉर्मली क्या पढ़ा था हमने, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये बराबर होता था तो राउल्ट नियम का पालन करता था, तो आइडियल सॉल्यूशन होता था, आदर्श विलयन होता था। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, धनात्मक है तो बेटा इसको ज्यादा कर देना। ठीक, धनात्मक विलयन में क्या होगा, विलयन का जो दाब होगा राउल्ट से ज्यादा होगा, राउल्ट से धनात्मक, राउल्ट से ज्यादा, इसलिए धनात्मक विचलन का है हमने। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, आयतन का, है ना। आयतन परिवर्तन शून्य होता तो क्या कहा हमने, वो आइडियल हो गया, आदर्श विलयन हो गया। लेकिन आयतन क्या हो, धनात्मक हो, 0 से ज्यादा हो, भाई बराबर 0 क्या था तो आदर्श, 0 से ज्यादा होगा तो अनादर्श। अनादर्श में भी कौन सा वाला, धनात्मक। तीसरा कौन सी बात की बेटा हमने, डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर 0, यही पढ़ा था। अच्छा फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा था बेटा हमने, ऐसे बताया था आपको, ए का आकर्षण बल। अच्छा इस बार साथ में ये कर देते बेटा, बी का आकर्षण बल। ये जो आकर्षण बल होते हैं वो ए बी के आकर्षण बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। या तो ए का आकर्षण बल मान लो या बी का आकर्षण बल मान लो, ए बी के आकर्षण बल से ज़्यादा होगा। अब इसका थोड़ा सा इससे लिंक समझोगे ना तो आयतन भी समझ में आएगा। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनो बेटा ये सुनो, स्टार्टिंग में आपके पास में ए और ए के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है। देखो यहाँ 4 अणु हैं, ए और यहाँ भी ए, इनके बीच का आकर्षण बल ज़्यादा है, मतलब ये अणु पास पास होंगे, आकर्षण बल ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये कम जगह में आ जाएंगे। सही है, यहाँ भी मैं 4 अणु ये मान लेता हूँ ए बी वाले, ए बी जो भी होंगे ना, अब कैसे भी मान लो इसको ना। ठीक, इनके बीच का आकर्षण बल इससे कम होगा तो ये थोड़ी ज़्यादा जगह घेरेंगे, अणु दूर दूर होंगे, मतलब दोनों में से आयतन ज़्यादा किसका होगा, बाद में आयतन ज़्यादा होगा। बेटा जिसमें आकर्षण बल कम लग रहा है उसके बीच का आयतन ज़्यादा होगा, उसमें आयतन ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि देखो स्टार्टिंग में एक विलयन ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों को मिलाया और मैंने सॉल्यूशन बना दिया ये। ठीक, इसको मैं ए वाला मान रहा हूँ, इसको बी वाला मान रहा हूँ, और ये जो बन गया होगा वो क्या है, ए बी। सही है, इसका आयतन माना V1, इसका आयतन माना V2 और इसका आयतन मान लेता हूँ V3 या B मान लो, जो भी मर्जी है। क्लियर हुई? अब हमने क्या कहा कि आप V1 का आयतन देख लो, V2 का आयतन देख लो और इस B का आयतन, इन तीनों में से बताओ आयतन ज्यादा। देखो वैसे नॉर्मल केस में क्या था, जब आदर्श विलयन की बात करते थे हम ऐसे कहते हैं V1 और V2 को जोड़ लो, वो किसके बराबर आएगा, मतलब इसको जो भी नाम दिया V3 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही कहा था ना हमने। ऐसा सेम आएगा तो आदर्श विलयन, लेकिन अनादर्श में सेम होता है क्या, नहीं, अनादर्श में ये सेम नहीं होता है ना। ठीक, अनादर्श में क्या होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अभी के हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, इसका आकर्षण बल ज्यादा है, इसका आकर्षण बल ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल कम है, मतलब V3 ज्यादा होगा। सही है क्या भाई, आयतन ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? इसमें आकर्षण बल ज्यादा लग रहा था तो अणु पास पास थे तो आयतन कम,
इसमें अणु आकर्षण बल कम हो गया तो आयतन ज़्यादा हो गया, समझ में आई बात। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद में से पहले को घटाते हैं, बाद में से पहले को घटाते हैं तभी अंतर आता है ना। मतलब बेटा मैं क्या करूँगा, V3 में से किसको घटाऊंगा, V1 और V2 के इसको घटाऊंगा, सही है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, V3 ज़्यादा है, V3 ज़्यादा है। ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर हुई, आयतन प्लस में आएगा। आयतन किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। वो यहीं से समझ में आया कि इनका जो आकर्षण बल होगा AB का आकर्षण बल कम हो जाएगा। अब आप इसको कैसे भी लिंक करो, बस ये थोड़ा सा समझाना था, उम्मीद है समझ में आई होगी बात, नहीं तो चारों रटने हैं वो तो समझ में आई गया होगा, ठीक है। इधर चलो, इसमें जस्ट अपोजिट कर दो, क्या कहेंगे बेटा कि इसमें ऐसा कहा था तो इसमें कम कर दो, PA0 XA, दूसरा हो जाएगा PB0 XB। क्लियर हुई बात, कहाँ गया, सही है ना। सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, क्या आयतन परिवर्तन क्या था, धनात्मक, यहाँ क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ऊष्मा परिवर्तन धनात्मक, तो इसमें क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। आकर्षण बल जो होगा या तो AA का आकर्षण बल या B के बीच का आकर्षण बल होगा, इसमें ज्यादा था तो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी AB का आकर्षण 0 0 चल रहा था ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो इसको भी वैसे समझो उसकी तरह कि बेटा इसका आकर्षण बल ज्यादा है, मतलब आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो जाएगा कम, आकर्षण बल ज्यादा है मतलब आयतन क्या हो गया कम, ठीक है। तो V3 में से अगर आप V1 + V2 हटाओगे, ठीक है, तो ये बताओ ज्यादा कौन सी इनमें से वैल्यू, तो आपको पता है B3 तो क्या है, इसका आकर्षण बल ज्यादा है मतलब आयतन कम हो गया। अब कम में से ज्यादा घटाओगे तो माइनस ही आएगा, अरे कम में से ज्यादा घटाऊंगा, जैसे 2 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस में आंसर आएगा, है ना। तो ये जो आयतन होगा ना वो किस में आएगा बेटा, आयतन परिवर्तन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, 0 से कम, ठीक है। तो दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब बात करी थी हमने इसका एक ग्राफ बनाने वाली, ठीक है, इसके ग्राफ बनाने वाली बात करते हैं। देखो आदर्श की बात करें बेटा, देखिएगा ना भाई, इसका जब कल ग्राफ बनाया था ना हमने, उस टाइम पे आपको क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी, है ना। देखो एक इक्वेशन बनाई थी आपने, याद है क्या इक्वेशन क्या थी, देखो पूरा बताया था आपको। P बराबर क्या होता है, PA0 XA + PB0 XB। फिर आपको बताया था मैंने XA + XB का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो किसी एक का मान निकाल लो, सपोज आपका मन किया सर XA का मान निकाल लेते तो 1 - XB, तो XA की जगह क्या रख दो, 1 - XB। PA0 तो ऐसे कैसे, XA की जगह क्या रख दो, 1 - XB + PB0 XB। क्लियर हुई बात। तो इसमें से क्या कहा हमने, PA0 का गुणा किया PA0 माइनस हुआ PA0 XB + PB0 XB। क्लियर हुई क्या यहाँ तक, है ना। तो PA0 को तो ऐसे कैसे रखो यहाँ साइड में, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है, XB। तो मैं कहता हूँ प्लस वाली संख्या को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस वाली संख्या को मैं पहले लिख रहा हूँ, जिसमें से PB0 पहले लिख दिया, और इधर से ये माइनस वाला बच रहा है PA0। कल भी बताई थी चीज़, फिर ऐसे बताया था आपको, अगर उल्टा कर रहे होते यहाँ से, अगर आपने उल्टा किया होता, है ना भाई, इस तरीके से किया होता, मान लो XA की जगह XB का मान रखते, तो XB का मान क्या रखते हैं, 1 - XA। तो ये सारा चेंज हो जाता है, A की जगह B की जगह A। तो इसी को ऐसा लिख सकता था मैं, यही एक और इक्वेशन ऐसे बन सकती थी, P बराबर PA की जगह तो हो जाएगा PB0 + XB की जगह हो जाएगा XA, PB0 की जगह हो जाएगा PA0 की जगह हो जाएगा PB0। जहाँ A है उसकी जगह B रख दो, B की जगह A रख दो, और क्या है ना। तो ये 2 इक्वेशंस आई थी बेटा, इससे हमने कहा था y बराबर mx + c से इक्वेशन की तुलना करो, y बराबर mx + c। c तो बेटा ये है ना, ठीक है, c आपको ये दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, c तो कहाँ दिखाई दिया, ये रहा, या तो PB0 मान लो या PA0 मान लो, ठीक है। mx ये रहा दोनों, तो यहाँ दोनों है, ये तो x वाली हो गई, और ये क्या हो जाएगा m, और ये y पे क्या आ जाएगा
ये लास्ट क्लास में समझा दिया था मैंने पूरा का पूरा ना, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया तो अच्छी बात है बेटा। देखो इधर अब यहाँ से सुनना भाई, इसमें क्या कहा था आपको भाई, एक पॉइंट हमने यहाँ माना था, है ना, इसमें एक लाइन खींची थी। देखो एक तो डॉटेड लाइन से हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था इसको भाई, इस जगह से है क्या याद, है ना, और एक जीरो से उठा करके चल रहे थे हम, ठीक है। इसके साथ में यहीं रख देना, देख लेना लगभग वो पॉइंट एक ही है ना। अच्छा फिर हमने इसको मिलाया था, ऐसा बनाया था हमने आइडियल के लिए। बस अब नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको भी मैं डॉट से बना देता हूं क्योंकि ऐसे लाइन नहीं आती है ना। अब इसमें क्या होगा, ये लाइन ऐसे ना होकर के कैसे बनेगी भाई, धनात्मक वाले में ये चीजें धनात्मक में चली जाएगी इस तरीके से, प्लस ऊपर की तरफ से। ये लाइन जो सीधी बननी चाहिए थी ये इस तरीके से, ये लाइन जो आनी चाहिए थी वो भी इसके ऊपर से, है क्या, है ना। अब जैसे कोई सा भी कल जो ग्राफ बनाया था उसको देखो, उसमें आदर्श वाले के लिए देखो, इस जगह कौन सा पॉइंट लिखा था आप ये बताओ पहले, पीबी नोट या पी ए नोट, जो से भी आपको ठीक लगे कोई दिक्कत नहीं है ना। इस जगह बेटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस जगह तो, है ना। अच्छा देखो पीबी नोट है मतलब सारा का सारा जो वास्तव लग रहा है वो बी का लग रहा है, ए नहीं है यहाँ, मतलब ए तो कितना हो जाएगा जीरो, अरे ए तो कितना हो जाएगा बेटा जीरो। एक बार इसको देख लो ढंग से ना, फिर आगे बात करेंगे। ए तो कितना हो जाएगा जीरो, है ना, और बी कितना रहेगा एक। अगले वाले पॉइंट पे सब कुछ चेंज किया था हमने, उस जगह क्या था उल्टा कर दिया इसका, ए तो हो गया 1 और बी कितना हो गया, सारा का सारा दाब ए की वजह से लगेगा, जो भी होगा ना यहाँ वो सारा ए होगा, मतलब पी ए नोट, समझ गए, ठीक है। अब इसमें भी सुनो भाई, देखो ये जो लाइन थी आपको बताया था बी के लिए चल रही है, पी बी नोट है बी के लिए चल रही है, जीरो पे जा रहा है ना, तो इसको आपने लिखा था याद करो पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी। लेकिन इस बार ये पी बी नोट क्या हो जाएगा, देखो भाई पी बी वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी बी नोट एक्स बी। भाई राउल्ट वाले में तो नोट आता है ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा ये, तो धनात्मक वाले में तो ज़्यादा ही होता है। ये लाइन किसके लिए थी बेटा, ये लाइन जा रही थी वो ए के लिए, तो इसके लिए क्या लिखोगे पी ए, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, पी ए नोट एक्स से। ये वाली लाइन थी वो किसके लिए थी, पूरे विलियन के लिए, पूरे विलियन का भी दाब ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी। ये पूरा ग्राफ बन गया, है ना। अब इधर चलते हैं इसमें, ठीक है। ये तो धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाले की बात करूँ बेटा, इसमें क्या करोगे, वही पहले एक पॉइंट मान लो कोई सा, सही है। तो एक लाइन तो इस तरीके से बनाई थी हमने, दूसरी यहाँ से बढ़ाते हुए चले थे हम, ठीक है ना, ओके। फिर तीसरी लाइन ये मानी थी हमने, सही है। लेकिन अब ऋणात्मक के लिए, अच्छा वो सारा सारा डाटा सेम ही वही, पी बी नोट यहाँ हो जाएगा बेटा एक्स ए तो 0, एक्स बी हो जाएगा 1, अपोजिट कर देंगे यहाँ एक्स हो जाएगा 1, एक्स बी कर देंगे 0, सही है। ये पी बी नोट है तो यहाँ क्या हो जाएगा पी ए नोट। इसमें सारी लाइनें जो बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, ऋणात्मक विचलन है इस तरीके से कम करते हुए, इस तरीके से कम करते हुए बना देना ना, समझ गए होंगे। अच्छा तो अब इसमें क्या हुआ, देखो ये जो लाइन है ना पूरे विलियन के लिए ये वाली, है ना, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा P, इसमें ग्रेटर क्या था इसमें लेस करना पड़ेगा, पी ए नोट एक्स ए पी बी नोट एक्स बी। ये ग्रीन वाले के लिए बना रहे, ध्यान रखना ना। ये वाली लाइन B के लिए थी तो इसमें क्या लिखो बेटा, पी बी लेस देन हो जाएगा पी बी नोट एक्स बी। ये वाली लाइन किसके लिए थी, A के लिए, तो पी ए नोट एक्स ए। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा मैं ये चीज़ भी भूल गया बेटा, इस लाइन पे तो क्या आता था मोल अंश मतलब x, इस वाली लाइन पे क्या आता था वास्तव p, है ना, मोल अंश यानी x, वास्तव यानी p। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको, है ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सारी बात समझ में आ गई ना आपको, हाँ तो ठीक है।
अच्छा सारा ही चेंज होगा क्या? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा करते हैं अब इसको लिखना स्टार्ट करें। ओके हेडिंग तो डाल रखी होगी आपने धनात्मक विचलन वाली। लिखो ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है। राउल्ट से अधिक ही तो होगा। धनात्मक वाला ही लिख रहे हैं ना अपन अभी। हेडिंग जो डाली वो तुमने धनात्मक वाली लिख रखी है ना, बस इसी को लिखवा रहा हूँ है ना। ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक होता है उसे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। लिख दो अनादर्श विलयन के गुणधर्म। अरे अनादर्श नहीं, धनात्मक विचलन वाले विलयन के गुणधर्म। धनात्मक विचलन वाले विलयन के गुणधर्म। बेटा चारों पॉइंट लिख दो ऐसे कैसे है ना। आपने वहां लिख रखे हैं इसको अच्छे से है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो चारों के चारों। ये समझ गया, इसका मतलब तो समझ जाओगे ना। वाष्प दाब ये मतलब ये वाष्प दाब के लिए, आयतन परिवर्तन के लिए, ऊष्मा परिवर्तन को दिखा रहे हैं ना। इन सब के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे, सीधी बात है ना। चारों पॉइंट ऐसे कैसे लिख दो। इसमें लिख देना बेटा आकर्षण बल आ गया ना। ए का आकर्षण बल और बी का आकर्षण बल ये ज्यादा होगा ए बी के आकर्षण बल से। इसमें साथ में आकर्षण बल जरूर लिख लेना ना, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है। तीनों चारों पॉइंट लिख दो। बेटा देखो धनात्मक जब भी होता है जब अवशोषित होती है, तो ये तीसरे पॉइंट में ये पॉइंट भी ऐड कर लेना आप। तीसरे पॉइंट के साथ में लिख लेना ऊष्मा अवशोषित होती है ना। ऊष्मा ज्यादा कब होगी? जब वो ऊष्मा लेगा बाहर से, अवशोषित करेगा तभी धनात्मक होगी ना। उत्सर्जित करेगा तो कम ही आएगी, इसलिए उसको ऋणात्मक बोलेंगे। चारों पॉइंट लिख दिए। उदाहरण लिख लो पहले ना। धनात्मक विचलन के उदाहरण लिख रहे हैं ना, तो उदाहरण में लिखो बेटा एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल लिख दिया। दूसरा लिखो एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। तीसरा लिखो बेंजीन तथा एसीटोन, बेंजीन तथा एसीटोन। ठीक है हाँ। ये तो बात हो गई धनात्मक विचलन वाले की ना। इसका ग्राफ बना लो अब है ना। धनात्मक विचलन वाले का ग्राफ बना लो, केवल फर्स्ट वाला।
हो गया। तीनों डॉटेड डॉटेड करके लाइन बनाना बेटा, ये है ना, ठीक है, ताकि क्योंकि वो क्या होता है ना, अपन पूरी लाइन बनाते हैं तो समझ में नहीं आती, फिर ग्राफ के लिए कौन सी डॉटेड करके बनाओगे तो ही सही सही समझ में आएगा ना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बना लियो तो ठीक है। और डॉटेड से क्या क्लियर होता है कि ठीक है ये कंप्लीट वाली लाइन नहीं है, एग्जैक्ट लाइन ये वाली है। चश्मा कहाँ है बेटा तेरा, क्या हो गया, घर पे रह गया, दिक्कत नहीं आती लिखने में? दूर की आंखें खराब है, बिना चश्मे के देखने में बहुत दिक्कत आती होगी जिनके लग रहा है, जिनके नहीं लग रहा वो क्या जाने। कहाँ, किस पे? अच्छा, वो डिस्टेंस हो जाती है ना बोर्ड के साथ। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे हम, कौन सा, हाँ, और इसमें मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, फटाफट आप खुद लिखोगे। वहाँ हमने क्या किया था, और ज़्यादा कर दिया था, इस बार क्या कर दोगे, कम कर दोगे, है ना। सेम परिभाषा है, उसमें बिलियन का ज़्यादा, तो इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर वैसे ही चारों के चारों गुण लिख लोगे। उदाहरण लिखवाना है बस मेरे को तो। लिख दिए क्या? इसके एग्जाम्पल लिखो बेटा, जब तीनों एग्जाम्पल लिख देना, ये है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ में बेटा बेंजीन हो चाहे एसीटोन हो चाहे एसिटिक अम्ल हो, तीनों ही ऋणात्मक वाले हैं।
हो गया क्या यहाँ तक, है ना? ग्राफ बना लो इसका फटाफट। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी आपको, ना? तो आइडियल के आदर्श विलयन के लिए पूछे उसमें तो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होंगी, वही बताएगी। लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन के लिए आता है तो इसमें या तो ऊपर जाएगी तो धनात्मक, नीचे रहेगी तो ऋणात्मक। लाइनें सब वही रेट है, पूरा ऊपर वाली जो लाइन होती है ये विलयन को दर्शाती है। यहाँ से जो लिखा है, जैसे पी बी नोट लिख रहे हो तो पी बी के लिए लाइन जाएगी। सपोज पी ए नोट लिखते तो ए की लाइन जाती है यहाँ से, है ना? अगर ए की लाइन ये बन जाती तो बी की लाइन ये अपने आप ही बन जाती। तो उस हिसाब से देख लेना आप, है ना भाई? पता चले दूसरी इक्वेशन के लिए लिखना स्टार्ट कर दो और इसको ज़बरदस्ती भैया पी ए नोट लिख दो और इसको पी ए लिखो, फिर ये पी ए नहीं रह जाएगा। फिर कहो भाई पी ए लिख रहे हो तो यहाँ पी ए बनेगा, पी बी मत लिखना, है ना? मतलब चेंज कर लेना इसके साथ, पी बी है तो पी बी के लिए लिखना, पी ए है तो पी ए के लिए लिखना। ओके बेटा, क्लियर हुआ? करें आगे। तो ये हुई सारी बातें, पूरे विलियंस के टाइप्स हो गए, सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, आदर्श अनादर्श सब कुछ पढ़ लिया भैया ना। ठीक है, पूरे विलियन को हमने इस तरीके से बांट लिया है, पढ़ लिया है कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं हम एक छोटा सा टॉपिक बेटा, स्थिर क्वांथी विलयन, है ना? एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। देखो भाई, स्थिर क्वांथी मिश्रण या फिर विलयन क्या होता है पहले तो वो सुन लो आप, है ना? छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। भाई आपके पास में ये कोई सॉल्यूशन है बेटा, है ना? इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स होगी, विलयन है तो दो ही चीज़ें मिक्स होंगी इसमें, है ना? ठीक है, अच्छा एक मान लिया मैंने ए मिक्स है और दूसरा मान लिया मैंने बी मिक्स है, सही है? ये विलयन की अवस्था में है, ये किसमें बेटा? विलयन में। अब आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे गर्म किया होगा ये वाष्प बनेंगे, अरे वाष्प के रूप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना? अच्छा, तो ऊपर वाष्प इकट्ठा होगी, अरे यहाँ जाके वाष्प इकट्ठा होगी कि नहीं होगी, है ना? यहाँ जाके वाष्प बनेगी, वाष्प के मोल को मैं थोड़ा इस तरीके बना देता हूँ छोटे छोटे, है ना? ठीक है, अच्छा वाष्प तो दोनों की बनेगी, एक की थोड़ी बनेगी, सही है? ये कौन सी अवस्था आ गई बेटा? गैसीय अवस्था है, वाष्प की अवस्था। अब बस इतना सा कह रहे हैं कि आप जो ये नाम दे रहे हो ना भाई, स्थिर क्वांथी विलयन किसको कहते हैं? कि विलयन के अंदर या द्रव अवस्था में, विलयन में द्रव अवस्था के अंदर जो ए और बी का संगठन है ना, बिल्कुल सेम संगठन आपको वाष्प की अवस्था में मिलेगा ए और बी का। मतलब ए और बी, जैसे ए का भाई मान लो इस मैंने इतना सा सॉल्यूशन उठाया, इस सॉल्यूशन में 5 ए है और 3 बी है, सपोज मैंने मान लिया। तो जब गैस का भी इतने अणु लूंगा ना
तो उसमें भी सेम यही संगठन मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है, मतलब उनका रेशियो सेम रहता है। या फिर ऐसे बोल दो सीधा सीधा कि ऐसा कोई भी विलयन जो द्रव अवस्था में जिसका जो संगठन होगा वही संगठन वाष्प की अवस्था में मिले, है ना, वो कैसा होता है, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। ठीक है, कुल मिला के बात ऐसा है बेटा कि दोनों के दोनों का क्वथनांक लगभग सेम ही है। जब एक क्वथनांक बन के जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम है भाई, ए का और बी का दोनों का सेम होगा, नहीं, ये मिलाने के बाद में सेम हुआ है, उससे पहले सेम नहीं था। ए और बी दोनों अलग अलग चीजें थी, उनका अलग अलग क्वथनांक था, लेकिन हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वो विलयन ऐसा गुण रखता है कि दोनों ही जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो मतलब जो संगठन यहाँ मिल रहा है वही संगठन आपको वही पूरा का पूरा यहाँ संगठन सेम बिल्कुल वाष्प में और द्रव अवस्था में समान मिले, उस संगठन को समान केस में हम क्या नाम दे देंगे, स्थिर क्वांति या एजियोट्रोपिक। ठीक है, मतलब विलयन में जो द्रव अवस्था है उसके अंदर और वाष्प की अवस्था है उसमें दोनों में संगठन समान रहना चाहिए। कुल मिला के बात यही है। ठीक, अच्छा, इसमें बेटा दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है निम्न एजियोट्रोप्स, है ना, निम्न क्वांति, और दूसरा होता है उच्च। दो टाइप के होते हैं ना, एक तो निम्न वाला और एक उच्च वाला। निम्न वाला वो होता है जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं ना, अभी जो पढ़ा हमने, वो सारे निम्न क्वांति वाले में आते हैं। और जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं वो उच्च क्वांति में आते हैं। बस इतना ही है ये टॉपिक में, और ज़्यादा कुछ नहीं है अपने, समझ गए। बस फटाफट लिख लो इसको, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग तो डाल ही ली होगी, लिखिए। कुछ द्रवों को मिलाने पर ऐसा मिश्रण बनता है जो द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में समान गुणधर्म रखते हैं। द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में समान गुणधर्म रखते हैं। उन्हें स्थिर क्वांति विलयन कहते हैं। बेटा एक मेथड पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, प्रभाजी आसवन। एग्जैक्टली क्या होता है, दो अलग अलग द्रव है, उनके क्वथनांक में जब डिफरेंस होता है ना, जैसे मान लो एक 50 डिग्री पर ही उबल जाएगा और एक 100 डिग्री पे उबलेगा, तो मैं यहाँ मान लो 50 के 60-70 डिग्री सेल्सियस ताप दे देता हूँ, तो जो 50 वाला है वो तो सब निकल के गैस के रूप में निकल जाएगा, फिर 100 वाला यहीं पड़ा रहेगा। तो इससे दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेम दोनों मिक्स कर रखे थे, दोनों के क्वथनांक में अंतर था, तो जो अंतर उसके बीच मतलब उससे थोड़ा कम ही दे, इसके आसपास दे देंगे जो निम्न वाला है ना। इससे क्या होगा, ये तो गैस बन के निकल जाएगा, इसको ठंडा करके दूसरी जगह द्रव बना लेंगे, और जो दूसरा पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका क्वथनांक तो 100 है, 100 के आसपास आएगा, जब जाके वो गैस में बदलेगा। तो इससे क्या होता है, दो विलयन मिक्स हो जाते हैं ना, दो द्रवों को, तो उसको सेपरेट करने के काम में आता है। लेकिन क्या इस विलयन को सेपरेट कर सकते हैं, इससे नहीं हो सकता। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यही है ना प्रॉपर्टी, मतलब इसका है प्रभाजी आसवन से हम स्थिर क्वांति विलयन में सेपरेट नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते ना। तो लाइन चेंज करके लिखना, स्थिर क्वांति विलयन को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो बेटा निम्न कौन थी, और इसमें बस इतना सा लिख देना जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, बस इतना सा है ना। निम्न क्वाथी में क्या लिख दोगे बेटा, जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो किस में आ गए, निम्न क्वाथी। सिमिलर उच्च क्वाथी लिख दो, और समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या लिखना है, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। लिख दिया क्या? हेडिंग डालो बेटाओ, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ से इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, जहाँ से मैक्सिमम केस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं पहले तो वो सुनो बेटा। ऐसे कोई भी गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, अणुसंख्यक गुण की बात कर रहे हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर। मतलब जितना विलय ऐड करोगे, जितने कण होंगे उसके, उतना ही अणुसंख्यक गुणधर्म अपना परिवर्तन दिखेंगे, है ना। या फिर इसी को कह सकता हूं बेटा मैं, विलय के मोलों की संख्या पर। अरे कण बोल लो या मोल बोल लो, है ना। कुल मिला के बात है, विलय के कितने मोल है या विलय के कितने कण हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन होता है। या सीधे सीधे से बोल दो, अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर ही किस पे करते हैं, इन चीजों पे निर्भर करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलों की संख्या बढ़ाओगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, ठीक है। वैसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो सारे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अपने सिलेबस में टोटल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है ना। पहला है बेटा वाष्प दाब में ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आता है हिमांक में अवनमन। एंड फोर्थ आता है बेटा परासरण दाब, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म में हम 4 गुण पढ़ेंगे टोटल, है ना। अच्छा, केवल वाष्प दाब नहीं है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। अकेला वाष्प दाब तुमसे बोले क्या वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, तुम बोलोगे नहीं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक को हटा दूं, तब भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यह अणुसंख्यक गुणधर्म कब बनता है, जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं तब, ठीक है। तो ये भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको नाम के हिसाब से ना। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। आपसे पूछे क्या क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म है, बोल दोगे नहीं, क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन है, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है,
उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है कम होना। तो जहाँ उन्नयन लिखा हुआ है वो चीज़ें बढ़ती है और जहाँ अवनमन लिख रहा है वो चीज़ें घटती है। परासरण दाब ने कुछ नहीं लिखा, मतलब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं इसलिए नहीं लिखा। समझ गए ना? ठीक है, मतलब आप ये समझो बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म में जैसे जैसे मैं विलय मिलाऊंगा, मतलब अणुसंख्या क्या, किसी भी विलयन के अंदर जैसे जैसे मैं विलय मिलाऊंगा तो उसके कणों की संख्या बढ़ेगी या उसके मोलों की संख्या बढ़ेगी, एक ही बात है। तो जैसे जैसे मोल बढ़ जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कम, तो उसके अंदर कमी आती जाएगी। जितना मिलाओगे उतनी ज़्यादा कमी आती जाएगी। क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा आप विलय मिलाओगे क्वथनांक उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हिमांक में अवनमन तो हिमांक में कमी आती जाती है। और परासरण दाब में कोई चेंजेस आता होगा उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये तो है विलायक की, मतलब किसका वाष्प दाब, विलायक का। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, इसको क्या कहेंगे, विलायक के हिमांक में अवनमन। लेकिन जो परासरण दाब है ना, ये होता है विलयन का, ये विलायक का नहीं होता, किसका होता है, विलयन का होता है। तो परासरण दाब किसका हो गया, विलयन का परासरण दाब। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हो जाती है कंप्लीट अगर देखो तो, है ना? ठीक है, इसको वो बेटा इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना? रिलेटिव मतलब वो आपेक्षिक, लोअरिंग यानी कम होना, अवनमन, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। ठीक है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग, हमको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे ना। ठीक है, ये जो आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आएगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको बोलेंगे बेटा ये कमी होती है ना, डिक्रीज होता है, इसमें हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ना। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। ओके, तो ये 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना? ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, जो इनके संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बाकी 4 गुणधर्म है, उन चारों को डिटेल से पढ़ना है अपन को। तो हेडिंग तो डाल ही रखी है आपने, लिखो इसकी परिभाषा लिखवा देते हैं। पहले लिखो, विलयन के वे भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के कणों की, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कोई कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस संख्या देख लो कितनी है। उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। लिख दिया, लाइन चेंज करके लिखो बेटा एक, सभी अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों या मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। सभी अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों या मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। मतलब बेटा ऐसा कह सकते हैं इसको, है ना? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती विलय के कण या मोल, लिख लो इसको नीचे, है ना? अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती विलय के कण या मोल, ध्यान रखना बहुत काम आता है। अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती विलय के कण या फिर मोल। विद्युत अपघट्य होता है तो उसमें आयन भी बन जाते हैं, लेकिन वो तो वही बात है, जितने मोल होंगे उतने आयन बनेंगे, अपने आप ही समझ जाओगे यहाँ पर ना। लिख दिए,
ठीक है। अच्छा, अब ये 4 गुणधर्म है ना, ठीक है। तो लिखो भाई, पहला गुणधर्म लिखो, पूरा लिख लेना बेटा। इसको कैसे लिखोगे? विलायक का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा लिखोगे विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए ना? स्टार्टिंग के 3 तो विलायक में और चौथा है जो विलयन में। लिख लो, पहला लिखो विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। सब में विलायक के कर लेना वैसे स्टार्टिंग में ना, और लास्ट वाले में विलयन के परासरण दाब, के की जगह का करना लास्ट वाले में। विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, RLVP लिख देना, शॉर्ट में कई बार यूज कर लेंगे अपन, बार बार बड़ा नहीं लिखेंगे इसलिए, है ना। दूसरा है विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, चारों लिखने। हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद में हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे विलायक के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। उसको हम कल ही डिस्कस करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक अपनी जगह इंपॉर्टेंट है बेटा, चारों के चारों, है ना। डिटेल से पढ़ना है, सारी चीज़ों में सबका अलग अलग रिलेशन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना, पहले तो थ्योरी पढ़ोगे तब जाके न्यूमेरिकल हो पाएंगे वो तो, ठीक है। तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो भी पढ़ा हमने वो समझ में आया होगा। आदर्श अनादर्श विलयन हमने पढ़े पहले, है ना, कल की क्लास में पढ़ लिया था। फिर उसमें बताया था कि जो अनादर्श विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है, तो एक धनात्मक वाला, एक ऋणात्मक वाला। बस आदर्श वाले में कुछ नहीं बेटा, ये जो ग्रेटर और लेस किया था ना, इसमें बराबर बराबर किए थे बस इसमें बराबर हो जाएगा तो आदर्श बन गया, और बराबर नहीं होगा तो अनादर्श बन गया। अब बराबर कब नहीं होगा? या तो ज़्यादा हो या कम हो। तो ज़्यादा और कम केस में हम धनात्मक या ऋणात्मक पढ़ लेते हैं उसको, ना, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ बनाए थे, उसमें क्या था, सीधी लाइन बनी थी, इसमें ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं। अगर कल का पढ़ा हुआ तुम्हें समझ में आ गया होगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं था फिर, ठीक। और उसके बाद में हमने स्थिर क्वांति विलयन की बात करी, जो 2 टाइप के होते हैं, समझ में आ गया। द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, ठीक है। निम्न क्वांति किसको बोला? जो धनात्मक वाले होते हैं। उच्च क्वांति किसको बोला? जो ऋणात्मक वाले होते हैं ना, ठीक। और इसके अलावा अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलय के कणों या मोलों पर निर्भर करते हैं, सीधी सीधी बात है। उनकी जो संख्या होगी उस संख्या पर निर्भर करेंगे, ठीक है। उनकी प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, कौन कैसी प्रकृति रखता है, कण किसके आ रहे हैं, मोल किसके आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसकी संख्या कम है तो कम होंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि समानुपाती रिलेशन रखता है। क्लियर? और लास्ट वाली चीज़ हमने पढ़ी, चारों के चारों है। अब कौन कौन से कैसे कैसे होंगे वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।